हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। इससे मतलब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप लो लेवल लैंग्वेज भी पढ़ चुके हो, आप हाई लेवल लैंग्वेज भी पढ़ चुके हो। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने पॉइंट हैं। कम से कम 7 से 8 पॉइंट जो हैं वो आपके डिफरेंस के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्स कोड की तरफ। सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड की डेफिनेशन जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। इसको आप सोर्स कोड भी कहते हो, इसको आप सोर्स प्रोग्राम भी कहते हो। यानी जिस सोर्स लैंग्वेज में ऐसी ट्रांसलेटर की मैंने पहले आपको बात बताई है कि आप ट्रांसलेट करते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है यानी, और जिस एक में जैसे इंग्लिश से फ्रेंच में मुझे चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं लिखती हूँ कोई सेंटेंस और इसको कन्वर्ट करती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज में, तो जिस लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है और या जिस कोड को कन्वर्ट करना है आपने, उसको सोर्स कोड कहोगे, उसको सोर्स कोड कहा जाता है। कंप्यूटर के हिसाब से इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हो। यानी मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करना, उसका वो जो प्रोग्राम है, वो जो रिटन है, वो जो कोड है, उसको क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे या उसको सोर्स प्रोग्राम कहेंगे, क्योंकि मेन सोर्स वही है कम्युनिकेशन का हमारे पास। या उस सोर्स के ज़रिए या उस लैंग्वेज के ज़रिए या उस प्रोग्राम के ज़रिए आपने चूँकि कम्युनिकेट करना है, तो सोर्स जो है वो सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होगा। उसके बाद बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट कोड की। ऑब्जेक्ट कोड जो जिस डिज़ायर्ड लैंग्वेज में यानी लो लेवल लैंग्वेज में जब हमें कन्वर्जन चाहिए जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसा कोड क्या कहलाया जाता है? ऑब्जेक्ट कोड कहलाया जाता है। सोर्स कोड हमेशा कन्वर्ट होगा किस में? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड कभी भी सोर्स कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होगी? सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमारे लिए तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। उसको कंप्यूटर में अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जो सोर्स कोड होगा वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे या मशीन पे रन नहीं होगा, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपका डायरेक्टली मशीन पे रन होगा। सोर्स कोड हमेशा कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट कोड में, जबकि ऑब्जेक्ट कोड कभी भी सोर्स कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली रन होगा आपका इसमें मशीन पे। ठीक है, अब आपने हाई लेवल लैंग्वेज देखनी है। सी लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, उसकी डेफिनेशन छोटी सी। जावा क्या है, जावा की डेफिनेशन। पास्कल क्या है, किसने बनाई, इसकी डेफिनेशन। फॉर्ट्रान की, बेसिक की, कोबोल, पाइथन की और सिंटैक्स की डेफिनेशन, और उसके अलावा ट्रांसलेटर की डेफिनेशन, हाई लेवल लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स सारी, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ये सारा आपने याद भी करना है। और पेज नंबर है आपका 166 से लेकर 169 तक आप ये तकरीबन तमाम चीज़ें पढ़ चुके हो, तो इसलिए आप लोगों ने लर्न भी करना है। मैं गूगल क्लासरूम में आपके असाइनमेंट में भी ये दे दूँगी। आपने डिफरेंस भी याद करना है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का। कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करनी है आपने कि क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाई लेवल लैंग्वेज की। और अब मैं थोड़ा सा सी का आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सी लैंग्वेज क्या है, कब बनी, किसने बनाई। सी बेसिकली अपने दौर की बहुत ही पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज थी। और ये किसने बनाई? डेनिस रिची ने बनाई। कहाँ पे बनाई गई? AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज थी। लेबॉर्ट्री, ये बेल लेबॉर्ट्री मतलब ये था कि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप होते थे। और कब बनी? 1972 में। इससे अर्लियर जो एक लैंग्वेज होती थी ये उससे डेवलप हुई, यानी बी लैंग्वेज थी, पहले थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज से ही आगे नेक्स्ट फर्दर सी लैंग्वेज बनी। बी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? केन थॉम्पसन ने। कब की थी? 1969 से 1970 के दरमियान में, यानी 69-70 में ही ये डेवलप हुई। और इसी ने ही, यानी बी लैंग्वेज ने बेस प्रोवाइड की सी लैंग्वेज के लिए। सी का जो काफ़ी सारा सिंटैक्स जो है वो किससे लिया गया है? वो बी लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि केन थॉम्पसन ने डेवलप की थी।
और ये बेसिकली सिस्टम प्रोग्राम को बनाने के लिए की गई। और मैंने पहले भी बताया कि सी लैंग्वेज जो थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट थी। उसकी इंस्ट्रक्शन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल्स जो थे वो किस में डेवलप हुए हुए थे, सी लैंग्वेज में डेवलप हुए हुए थे। पावरफुल भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसमें डेवलप की गई। सी लैंग्वेज का जो अर्लियर वर्जन, सबसे जो पहला वर्जन आया था वो K&R वर्जन था, केर्निगन एंड रिची सी। और फिर उसके बाद एनसी ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, इसका स्टैंडर्ड वर्जन बनाया लैंग्वेज का। इसलिए अब जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो एनसी वर्जन यूज़ करते हैं और ये एनसीसी कहलाती है। ठीक है, बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डीपली बाद में देखेंगे। लेकिन मेन मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ कुछ, कि एक तो कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है, मशीन इंडिपेंडेंस जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक भी थी, मॉड्यूलरिटी है, केस सेंसिटिव है, हार्डवेयर इसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने कहा ना मीडियम लेवल लैंग्वेज है, यानी इससे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। इसके जो हायर वर्जन है जैसे ऑब्जेक्टिव सी वगैरह है या विजुअल सी है, उसके अलावा C++ है, C# है, मोस्टली इसी के ही सिंटैक्स को अडॉप्ट करती हैं और इसी के अंदर ही मज़ीद फ़ीचर का इजाफा करके कुछ फ़ीचर्स को माइनस किया गया है और कुछ फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से अब भी इन पे सी लैंग्वेज पे काम हो रहा है। एक तो लैंग्वेज स्मॉल है, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोल्स या कीवर्ड्स भी लिमिटेड हैं, फास्ट कोड जनरेशन है और इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इसको बल्कि बोला जाता है। इसमें प्रोग्राम भी राइट करना आसान है और इसको रन करना भी आसान है। मोस्टली इसके लिए पहले टर्बो ने अपना कंपाइलर बनाया था इसका, और यानी ट्रांसलेटर जो था, तो टर्बो के अंदर ये लिखी जाती है और यूज़ होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि सी की कंप्लीट डिटेल, और उसके अलावा आपने पढ़ के आना है कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ट्रांसलेटर की टाइप्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसलेटर की टाइप्स, उसके अलावा सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। और असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी करके आनी है, साथ के साथ याद करते रहो और इसके अलावा आप लोग गूगल क्लासरूम में भी ऐड हो जाओ, अपने अपने जो ईमेल एड्रेस हैं वो गूगल क्लासरूम में वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में दो, और गूगल क्लासरूम में मैंने कोड आपको शेयर किया था वो भी आप उसको भी ज्वाइन करो, जल्द से जल्द ज्वाइन करो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।